आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-57 फेलन और एमका के क्लैश के बारे में। आप सबको पता है कि दुबई एयर शो में SU-57 फेलन को लेकर भारत से सीधा संपर्क साधा गया और रोस्टेक के ऑफिशियल्स ने अपने मीडिया वक्तव्य में कई बार भारत का नाम लेते हुए कहा कि हम भारत को SU-57 की जो डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो देने के लिए तैयार है और इस एयरक्राफ्ट के साथ भारत को पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता है ये मिलने वाली है। लेकिन अब इस रिपोर्ट का जब खंडन भारत के एनालिस्ट की तरफ से किया गया और भारत के सैन्य विशेषज्ञों की तरफ से किया गया, तो उन्होंने इस पे कुछ आश्चर्यजनक अपने जो फैक्ट हैं वो रखे हैं, अपना तर्क रखा है और ये बताने की कोशिश करी है कि क्यों अब SU-57 फेलन भारत के लिए उतना रिलेटेबल नहीं है। दरअसल भारत के सीनियर और जाने माने डिफेंस एनालिस्ट रणेश राजन सर ने इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए ये कहा कि SU-57 प्रोडक्शन का जो नैरेटिव है और उसके को डेवलपमेंट की जो बात चल रही है वो एक समय पर भारत के लिए काफी सेंस बनाती थी अगर हम कुछ समय पहले इस डील को गंभीरता से लेते। लेकिन अब आप देखिए कि हम बात कर रहे हैं 2025 की। 2025 में मान भी लीजिए कि इस डील को फाइनलाइज कर भी लिया जाता है तो इसकी टाइमलाइन सीधे तौर पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से क्लैश करेगी और रणेश रंजन सर का ये मानना है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हर पहलू में SU-57 फेलन से ज्यादा एडवांस होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब SU-57 की डील को हम लोग फाइनल करेंगे, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अलग अलग एक्सपेक्ट में उससे आगे निकल चुका होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम को डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये फाइटर जेट की बात हो रही है, यानी कि 2025 में भी अगर डील फाइनलाइज होती है तो एयरक्राफ्ट को आने में 2028 से 30 तक का समय लगेगा। ये वही समय है जब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अपनी पहली उड़ान को पूरा कर चुका होगा और अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स को पूरा कर रहा होगा। उन्होंने कहा इवन इफ हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट की तरफ भी देखते हैं जो कि 2026 में माना जा रहा है कि साइन हो जाएगा, अगर भारत ने हामी भरी तो तब भी भारतीय वायुसेना को अपना जो पहला SU-57 है वो नासिक से रोल आउट करने में तकरीबन 2029 से 30 तक का समय लगेगा। यानी जो चीजें हमने पहले कही वही चीजें यहाँ पर रणेश राजन सर का भी मानना है कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई तब भी जो पहला एयरक्राफ्ट है 2029 से 30 तक का समय लेगा नासिक डिवीजन से रोल आउट होने में। और इसका सीधा मतलब ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अपनी पहली उड़ान को पूरा करके उस समय डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजर रहा होगा। रणेश राजन सर का यह भी कहना है कि अगर आप कंप्लीट नॉकडाउन किट की भी बात करते हैं तब भी उनकी असेंबली करने में एक लंबा समय लगने वाला है और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसीलिए भारतीय वायुसेना के लिए इस समय ज्यादा सेंस बना रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमारे पहले 4 जो प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है ये 2031 से 32 तक के लिए शेड्यूल किए गए हैं और जो लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन है वो 2034 से 35 तक शुरू हो जाएगा। आसान शब्दों में बात करें तो दोनों की टाइमलाइन आइडेंटिकल है, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्टरीज की बात करते हैं तो वो वहां पर थोड़ी अलग हो जाती है। अब आइए जान लेते हैं कहां पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट SU-57 को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है और क्यों रणेश राजन सर का ये मानना है कि हमें SU-57 से ज्यादा एमका पर बेट करना चाहिए। हम पहले बात करने वाले हैं एवियोनिक्स और सेंसर्स के बारे में। देखिए ये बात क्लियर है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो रेडार सिस्टम है वो इस कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में उत्तम मार्क 2 ऐसा रेडार हमें देखने को मिलेगा जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और इसमें तकरीबन 1400 TR मॉड्यूल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। वही इसमें एक इंडिजिनस इंटीग्रेटेड सेंसर स्वीट भी देखने को मिलेगा जिसके अंतर्गत हमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, EOTS यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और डैश जैसे जो चीजें हैं वो देखने को मिलने वाली है, जो कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि SU-57 फेलन के जो N036 बेल का और 101 केएस एटॉल स्वीट है उससे तकरीबन 2 जनरेशन आगे है। यानी एक चीज तो स्पष्ट है कि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है और सेंसर और एवियोनिक्स है ये SU-57 से ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि SU-57 प्रोडक्शन में आ चुका है, सर्विस में है और एम का सर्विस में नहीं है, तो इसलिए हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिन सिस्टम्स की बात हुई है वो ऑलरेडी टेस्टेड है और वो प्रूव किए जा चुके हैं, उन्होंने अपने टेस्ट को वैलिडेट किया है और बस उनका इंटीग्रेशन ही बाकी है। इसलिए यहाँ पर 19-20 का फर्क ही हमें सब देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्किंग के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं SU-57 फेलन से। SU-57 अभी भी एक सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉट पर रिलाई करता है और उसके पास कोई भी ऐसा पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेटेड जो डायरेक्शनल डेटा लिंक है वो हमें देखने को नहीं मिला है जो कि भारत के सॉफ्टवेयर डिफाइंड यूनिफाइड डेटा लिंक के समकक्ष हो या उसके बराबर भी हो।
वहीं नेटवर्क की बात करें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल, तेजस मार्क टू ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और फ्यूचर ड्रोन जो है वो एक सिंगल बैटल स्पेस में ऑपरेट किए जा सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है नेटवर्किंग में ऑपरेट करने की, और ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं SU-57 में थोड़ा कमतर नजर आती हैं। अब बात करते हैं स्टेल्थ और मटेरियल्स की। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो ऑल कंपोजिट डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट है वो यूज़ किए गए हैं, सर्पेंटाइन डक्ट्स यूज़ किए गए हैं, और उसके अलावा इसमें जो ब्रांड जो कह सकते हैं रैम कोटिंग है वो यहाँ पर यूज़ की गई है, जिसके चलते यहाँ पर हमें जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये काफ़ी कम देखने को मिलेगा। वहीं SU-57 की बात करें तो इसका जो एक्सपोज्ड इंजन ब्लेड है वो अभी भी इसके लिए एक इशू बना हुआ है, और उसके अलावा जो राइवेटेड पैनल्स है और उसके अलावा सेमी रिसेस जो रिवेट्स है, ये सब इसके जो रडार क्रॉस सेक्शन है उनको थोड़ा बढ़ा देती हैं। हालांकि इसका जो मॉडिफाइड अभी डिज़ाइन सामने आया है दुबई एयर शो में, उससे उम्मीदें तो बढ़ी हैं, लेकिन अभी वो कुछ समय की दूरी पर है। अब बात करते हैं इंजन की। यहाँ पर SU-57 को एक एज है, क्योंकि SU-57 का जो AL-51 इंजन है वो अपने डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजर रहा है, लेकिन अभी भी वो अपने फुल स्केल प्रोडक्शन में नहीं उतर पाया है। जबकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो मार्क 1 वेरिएंट आएगा उसमें हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 देखने को मिलेगा, लेकिन लेटर ऑन इसमें 120 से 140 किलो न्यूटन का जो जनरल GT-RE और सैफरान का इंजन है वो देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि जो कह सकते हैं कैपेबिलिटी वाइज ये दोनों इंजन लगभग एक दूसरे के समकक्ष होंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा एज जो है वो रशिया के पास है। वेपन इंटीग्रेशन की बात करें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो इंटरनल वेपन बे है उनको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये अस्त्र मार्क 3 जो कि SFDR टेक्नोलॉजी पर आधारित मिसाइल है उनको ऑपरेट कर सकता है, रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स को ऑपरेट कर सकता है, स्मॉर्ट क्रूज मिसाइल को ऑपरेट कर सकता है और फ्यूचर के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ऑपरेट कर सकता है। वहीं SU-57 की जो डीपर बे है उसको अलाउ करती है कि ये ज़्यादा हैवी जो लोड आउट्स हैं उनको रख सकता है अपने अंदर, जैसे कि R-37M क्लास की जो मिसाइल्स हो गई उनको ये इंटरनली रख सकता है। और एनालिस्ट ये मानते हैं कि यहाँ पर ये एरिया ऐसा है जहाँ पर रशिया के पास एक क्लियर एडवांटेज है, वो है वेपन कैरिंग कैपेसिटी का। और हम सब ने हाल ही के दिनों में SU-57 की जो वीडियोस देखी हैं उसमें ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं हमें कि क्यों SU-57 फैलन अभी भी वन ऑफ द मोस्ट लीथल फाइटर्स की श्रेणी में रखा जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको अगर हम डिस्कस करने पर आए तो हमें जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे होती नजर आ सकती है। लेकिन रणेश रंजन सर का ये मानना है कि हम ऐसा नहीं कहते कि डील नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है और हम सस्टेन कर सकते हैं तो फिर हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का वेट करना चाहिए। खैर, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो भारतीय वायुसेना के पास इस समय फाइटर जेट्स की कमी है, और FGFA में जाने से अच्छा है तर्क ये दिया जाता है कि फिर आप 5th जनरेशन फाइटर की तरफ ही जाएं, कम से कम आपके पास एक क्लियर कॉम्बैट एज होगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और साथ साथ आप ये भी बताइए कि अगर भारतीय वायुसेना खरीदे तो राफेल और SU-57 में आप किसका समर्थन करते हैं।